नमस्कार दोस्तों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आते हैं प्रकाश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, प्रकाश के बहुत सारे डिफिनीसन पता होंगे। हम उन डिफिनीशनों पे नहीं जा रहे हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमारा काम, मेरा काम जो है वो एक केवल समझ बिल्डअप करना है आपकी। आप चीज़ों को पहले से जान रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा एक अलग फ्लेवर में हम आपको उस आपके दिमाग में उस चीज़ को उन बातों को रखना चाहते हैं। तो प्रकाश को देखिए, विभिन्न एंगल से देखिए कि प्रकाश वस्तुतः है क्या। तो सबसे पहली बात तो आप ये जो विभिन्न जो आयाम है प्रकाश को समझने के, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कि प्रकाश प्रकाश को हम एक ऊर्जा कहते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जो है दरअसल वो किस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचालित होती है। अगर एक सबसे सामान्य डिफिनीशन को ले तो सबसे सामान्य डिफिनीशन जो है कि प्रकाश जो है वो एक ऐसा भौतिक कारक है, एक ऐसा बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप सीधे कल्पना करें कि एक अंधेरा कमरा है। आप उस अगर अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने का प्रयास करते हैं तो आपको वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन ज्यों ही आप बिजली की स्विच दबाते हैं, एक मोमबत्ती जला लेते हैं, तो आपको विभिन्न सारी जो वस्तुएं हैं वो दृश्यमान हो जाती है, वो दिखाई पड़ने लगती है। मतलब सिंपल सा चीज़ है कि कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई पड़ती है। अगर ये वस्तु है तो इस पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है और उससे टकरा कर जो आपकी आँख तक पहुँच रही है, तो इस वस्तु को देखने की अनुभूति आपके मस्तिष्क को होती है, जिसकी चर्चा हम मानव नेत्र के दौरान करेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए ये आवश्यक है कि उस वस्तु पर प्रकाश पड़े और वहाँ से परावर्तित किरणें आपकी आंख तक पहुँच सके। अगर वो बीच में अवरोध हम उत्पन्न कर दें, अगर उस परावर्तित किरण को आपकी आंखों तक न पहुँचने दें, तो ऐसी स्थिति में भी हमें वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को हम समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश जो है एक ऐसा बाह्य कारक है, एक ऐसा बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से जो है हम किसी वस्तु को देखने की जो है अनुभूति को प्राप्त करते हैं, हमें देखने की अनुभूति होती है। तो ये दूसरी चीज़ कि प्रकाश एक दृश्य कारक है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो होती है वो संचारित होती है। बहुत सारे लोग प्रकाश को जो है वो विकिरण भी कहते हैं, विकिरण कहते हैं। विकिरण जो होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ती है और आपकी आंख तक पहुंच रही है, आप बीच के माध्यम में प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं, आप वस्तु को देखते हैं। दरअसल यही विकिरण है। भौतिक यांत्रिकी, भौतिकी में इसकी विस्तृत चर्चा आपके साथ हम करेंगे। आप इस चीज़ को यहाँ पर समझिए, इस चीज़ को ऐसे कि विकिरण का सामान्य सा क्या सेंस हम लगाते हैं कि कोई भी वस्तुएं जो होती है, जैसे कि अब प्रकाश किरण जो है वो इसकी ये जो है ये हमारी कलम पर, इस स्केच पर पड़ रही है और यहाँ से जो परावर्तित होकर आपकी आंख तक जा रही है, तो क्या आप बीच के उस प्रकाश को देख पा रहे हैं? तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो प्रकाश आपकी आंख तक एक विकिरण के रूप में जो है पहुँच पा रही है। तो प्रकाश जो है वो एक तरह का विकिरण है, हम कह सकते हैं। केवल डिफरेंस एंगल से प्रकाश को हमें समझना है और कुछ नहीं करना है, और उसके डिफिनीशन से ही आपको एक क्वेश्चन बन जाएंगे, एक टिक लगाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रकाश जो है वो एक तरह की ऊर्जा है, प्रकाश जो है वो विकिरण है, प्रकाश जो है वो क्या कहते हैं, हमारी दृष्टि की अनुभूति का कारक है, एक ऐसा बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जो है वो किस तरह का तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और उसकी प्रकृति किस तरह की होती है? अनुप्रस्थ तरंग की होती है। तरंग चैप्टर में आप अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग को जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि प्रकाश की प्रकृति मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कई दफ़े आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश किस तरह का तरंग है। तो प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। और अगर प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की हम बात करें तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर और 7800 एंगस्ट्रम तक होता है।
दरअसल एंगस्ट्रम जो है वो आपको तरंग दैर्घ्य का एक मात्रक है। हालांकि जब आप देखिएगा भौतिक विज्ञान में जब आप डायमेंशन को पढ़ेंगे, वहाँ पे यूनिट को पढ़ेंगे, तो देखिएगा कि तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग का एसआई मात्रक जो होता है उसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। और ये तरंग का एक अन्य मात्रक है जिसको हम एंगस्ट्रम कहते हैं। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो कई दफ़े विकल्प में एंगस्ट्रम में दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। अगर हम एक एंगस्ट्रम का मान निकालना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर। और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आसानी से अब आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट करके प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मान बता सकते हैं। प्रकाश से संदर्भित कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स बनती है जहाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, जहाँ से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलती है। और हम सबसे पहले आ रहे हैं कि प्रकाश की जो एक प्रकृति है, दोहरी गुण जो है प्रकाश में, प्रकाश की द्वैत प्रकृति जिसको कहते हैं, प्रकाश की दोहरी प्रकृति जिसको कहते हैं, और उससे कई सारे सिद्धांत जुड़ जाते हैं। हम एकदम संक्षेप में ऑब्जेक्टिव वे में उन सिद्धांतों को देखकर और प्रकाश की दोहरी प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है कि प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो दोहरी प्रकृति होती है, जिसको द्वैत प्रकृति कहते हैं। इसमें एक डबल प्रॉपर्टीज होती है प्रकाश की। ये किस तरह की ये द्वैत प्रकृति क्या है? तो दोस्तों ये एक बहुत ही अहम मसला है, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक भी अगर हम देखें तो हम विज्ञान के क्षेत्र में ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि प्रकाश की प्रकृति को किस रूप में समझा जाए। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में है, हम या उसको हम एक अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी लेते हैं। तो बहुत सारे जो भौतिकवेत्ता हैं, भौतिक शास्त्री हैं, वो प्रकाश को जो है वो एक तरंग के रूप में लेते हैं। लेकिन जब आप देखिएगा कि जब प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत दी गई, उस तरंग सिद्धांत के द्वारा जो है प्रकाश के कई सारे जो हैं वो घटनाक्रम जो है, प्रकाशीय घटनाक्रम, उसकी व्याख्या भी हुई। जैसे प्रकाश के परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, जो भी है इस तरह के, या वर्ण विक्षेपण है जो जिसको हम वर्ण विघटन कहते हैं, या प्रकाश के व्यतिकरण है, प्रकाश के विवर्तन है। तो इस तरह की जितनी भी भौतिक घटना है, तो प्रकाशीय घटनाक्रम, उन सबों की व्याख्या तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत करता है। लेकिन कुछ अन्य प्रकाशीय जो सिद्धांत है, जैसे आप देखिएगा कि प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है, या आपको ब्लैक बॉडी जो विकिरण सिद्धांत है, प्रकाशीय ब्लैक बॉडी विकिरण सिद्धांत है, या प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है, या आप कह सकते हैं कैंप्टन प्रभाव है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। एकदम से याद रखेंगे कि इनमें से कौन से प्रकाशीय घटनाक्रम की व्याख्या जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं होती है। तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्रकाश का जो विद्युतीय प्रभाव है, जो कैंप्टन प्रभाव है, जो ब्लैक बॉडी विकिरण का जो सिद्धांत जो प्रभाव है, इन घटनाओं को जो है वो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पे हम जो है उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, और ये पूछे गए क्वेश्चन है। दरअसल यही अंतर होता है कि जब हम एक वर्ग के में होते हैं और वहाँ पे जब हम विज्ञान को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पढ़ने का एक अलग वे होना चाहिए, और जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को फाइंड आउट करना है, एक फ़िल्टर लगाना है हमें कि हम जिन जो हमारे काम की चीज़ है उसको हम ग्रहण कर लें। और मेरा काम बस वही एक फ़िल्टर लगाना होगा। हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से फ़िल्टर करके आपके सामने चीज़ों को रख दें, बस आप उन चीज़ों को देख लें और फिर परीक्षा हॉल में जब आप जाएं तो लगे कि नहीं, हम आराम से इन प्रश्नों को जो है हम हैंडल कर पा रहे हैं, उसको बना पा रहे हैं और सही उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है, या प्रकाश का जो कैंप्टन प्रभाव है, ब्लैक बॉडी विकिरण है, इन चीज़ों का व्याख्या जो है वो प्रकाश का जो तरंगीय सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पे हम चर्चा करेंगे अभी, तो वो प्रकाश के जो दोहरी प्रकृति है कि कुछ भौतिकवेत्ता प्रारंभ में इसको तरंग के रूप में ही मानते रहे, बाद में कुछ भौतिक शास्त्रियों ने जो बताया कि प्रकाश जो है वो
कण के रूप में भी उसकी प्रकृति होती है, और वो क्या कहते हैं, एक फोटोन के रूप में होता है, कण के रूप में होता है, ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है। तो इस तरह से बाद में जाके प्रकाश की जो है वो द्वैत प्रकृति का पता चला, और तब जाके हम विभिन्न सारे प्रकाशीय जो घटनाक्रम है उन प्रकाशीय घटनाक्रम का जो है वो व्याख्या कर सके यहाँ पर। तो ये जो देखिए कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति कौन सी है, तो एक है प्रकाश की तरंग प्रकृति और दूसरी है प्रकाश की कण प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति मतलब अगर पूछा जाए कि प्रकाश के कौन से दो गुण हैं, तो एक गुण जो है वो तरंग प्रकृति के गुण है, और दूसरा जो है वो प्रकाश जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में भी होते हैं। ये जो है न्यूटन महोदय ने बताया था। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है कि प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है, प्रकाश की जो कण प्रकृति है, वो सबसे पहले किसने बताया। और ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन अगर क्या कहते हैं बीपीएससी में, बिहार लोक सेवा आयोग जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जहाँ पे हर साल बड़ी संख्या में जो है वो विवादित क्वेश्चन आते हैं, और ख़ास करके जो ई विकल्प के साथ जो है जब से ई विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है आयोग के तरफ से, तो ये विवाद और गहरा ही हो गया है। लेकिन यहाँ फ़ायदा ये होता है कि जो प्रश्न है उसको एलिमिनेट नहीं करने पड़ते हैं, उसको हटाने नहीं पड़ते हैं। जो प्रश्न गलत हो जाते हैं, जिसके उत्तर नहीं है, तो ई विकल्प तो हो ही जाते हैं। जो बिहार लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स को दिए होंगे या तो वहाँ पे आप लोगों ने उस चीज़ को देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो ये आप देखिएगा कि बहुत सारे जो प्रकाशीय कण सिद्धांत जो है, तो पहले हम आइंस्टीन को लगा देते हैं, मैक्स प्लैंक को लगा देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हम बचेंगे इस चीज़ को लेकर कि प्रकाश की जो कणिका सिद्धांत है वो सबसे पहले जो है वो न्यूटन महोदय ने जो है वो 1675 ईस्वी में दिया था। और उन्होंने जो प्रकाश के कण का सिद्धांत दिया था, जो कणिका सिद्धांत दिया था, उन्होंने ही बहुत सारी जो है प्रकाश के बारे में अन्य घटनाक्रम को ही बताया था। जैसे कि न्यूटन महोदय ने ही सर्वप्रथम ये बताया कि प्रकाश जो है वो आपको विभिन्न रंगों को, विभिन्न वर्णों को जब हम मिलाते हैं तो श्वेत प्रकाश किरण की रचना होती है। और प्रकाश जो होते हैं वो सीधी रेखा में गमन करते हैं, क्योंकि प्रकाश अत्यंत छोटे छोटे जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और वो सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो वो जो प्रकाश के सूक्ष्म कणों की परिकल्पना जो है वो सर्वप्रथम न्यूटन ने ही किया था। हालांकि उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस समय, उनकी सिद्धांत की कई सारी ऐसी भी बातें थी जो बाद में जो है वो गलत साबित हो गई। जैसे कि न्यूटन महोदय ने ये कहा था कि प्रकाश जो होती है वो सघन माध्यम में जो है वो अधिक तेज गति से जो है गमन करती है, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की गति जो है वो कम होती है। ये न्यूटन महोदय का जो है वो सिद्धांत की बातें थी। और जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में हम इस चीज़ को भली भांति ढंग से जानते हैं कि जो सघन माध्यम है वहाँ पे प्रकाश की वेग विरल माध्यम की अपेक्षा में जो है वो कम हो जाती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की वेग सघन माध्यम की अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि न्यूटन महोदय ने जो कहा था कि विरल माध्यम में प्रकाश की वेग जो होती है वो कम हो जाती है, वो आगे चल के जो है गलत साबित हो गई। लेकिन फिर भी हम इस बात को निर्विवाद रूप से मानते हैं कि प्रकाश की जो कणिका सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, न्यूटन महोदय ने 1675 ईस्वी में दिया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैक्स प्लांक का जो है वो क्वांटम सिद्धांत है, और मैक्स प्लांक ने जो अपना क्वांटम सिद्धांत दिया वो 1900 ईस्वी में आके दिया था। तो इससे पहले 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक में आप देखिएगा, 19वीं शताब्दी तक में जो है ये यही माना जाता रहा कि प्रकाश जो है वो उसकी प्रकृति मूलतः तरंग की प्रकृति होती है। लेकिन बाद में जाके न्यूटन महोदय ने, मैक्स प्लांक ने, फिर आइंस्टीन की जो फोटोन सिद्धांत है, प्रकाशीय सिद्धांत है, वहाँ पे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो मैक्स प्लांक की क्वांटम सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। और विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं, वो अक्सर यहाँ पे आइंस्टीन को लगा देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम ध्यान रखेंगे कि जो मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है जो 1900 ईस्वी में उन्होंने दिया था, और इस सिद्धांत के जरिए मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी भी वस्तु से जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसका विकिरण जो है वो सतत नहीं होता है, बल्कि
ऊर्जा का विकिरण जो है वो छोटे छोटे जो बंडल है उस बंडल के रूप में होता है, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में होता है। और इन्हीं बंडलों को उन्होंने जो है वो फोटोन कहा, क्वांटा कहा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का जो कण होता है, जो सबसे छोटा कण होता है, उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पे उसको हम ध्यान रखेंगे कि उसको फोटोन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि उसको फोटोन कहते हैं। कभी कभी आपको वो विकल्प में फोटोन नहीं लिखे रहते हैं तो वहाँ पे क्वांटा को टिक करेंगे। ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो फोटोन वस्तुतः है क्या, तो जो छोटे छोटे ऊर्जा बंडल हैं जिस रूप में प्रकाश जो है वो संचरित होती है, दरअसल उसी छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों को हम फोटोन कहते हैं या फिर उसको हम क्वांटा कहते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत को जो है वो मैक्स प्लांक ने दिया था, क्वांटा वस्तुतः है क्या, और 1900 ईस्वी में दिया था। सबसे पहले प्रकाश को कण के रूप में किसने प्रकाश की व्याख्या की, तो न्यूटन महोदय ने किया था। उसके अलावा जो आप देखिएगा कि प्रकाश का जो फोटोन सिद्धांत है, या आपसे सीधे रूप में पूछता है प्रकाश की फोटोन सिद्धांत किसने दिया था, तो वहाँ पे हम आइंस्टीन को टिक करेंगे, क्योंकि आइंस्टीन ने वो सूत्र दिया था E=mc²। आप जिसको कि पढ़े होंगे, अगर कोई विज्ञान के छात्र होंगे तो आप उसको सत्यापित भी किए होंगे। यहाँ पे हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों के केवल सूत्र को हम बता देना चाह रहे हैं। जहाँ मैक्स प्लांक ने कहा था कि E बराबर होता है hv, और आइंस्टीन महोदय ने कहा था कि E बराबर होता है mc²। और E बराबर hv में अगर आप देखिए तो v जो है वो प्रकाश का वेग है, E जो है वो एनर्जी है, प्रकाशीय ऊर्जा का मान है, और ये h जो है वो प्लांक नियतांक कहलाता है, जो कि एक कांस्टेंट है, अचर है, या जिसको आप नियत कह सकते हैं, नियतांक कह सकते हैं, अंग्रेजी टर्म जिसके लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं। तो h जो है ये कांस्टेंट है, जिसको हम लोग की प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। तो इन दोनों सूत्रों को भी हम ध्यान रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रकाश के जो कण सिद्धांत है वहाँ से जो 8-10 क्वेश्चन बनते हैं कि कण सिद्धांत सबसे पहले न्यूटन ने दिया, ठीक है, और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये भी सबसे पहले न्यूटन महोदय ने ही बताया था। न्यूटन ने ही बताया था सर्वप्रथम कि कई सारे जो हैं वो वर्णों के मिल जाने से, बहुत सारे जो वर्ण मिलते हैं वो मिलने से फिर जो है श्वेत वर्ण में बदल जाते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हालांकि उनकी 1-2 बात गलत भी थी। उसके बाद आइए क्वांटा के बारे में जो है, अगर आपको फोटोन सिद्धांत सीधे रूप में पूछा जाए किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। मैक्स प्लांक की जो है क्वांटम सिद्धांत को भी आप लोग जान चुके हैं। अब आते हैं कि प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंगीय सिद्धांत की जो है वो व्याख्या जो है सर्वप्रथम किसने किया। कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसका सही उत्तर होगा जो है ये हाइजेंस हैं, यानी जिसको हम लोग, उनका पूरा नाम, वो एक डच भौतिक शास्त्री थे। आप अगर पढ़े होंगे प्रकाश को, जो विज्ञान के छात्र होंगे, तो इसको आप लोगों ने सत्यापित भी किया होगा और हाइजेंस के सिद्धांत को एक बृहद रूप में देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे हमको उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, केवल ये जानना है कि प्रकाश की जो तरंगीय सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो ये क्रिस्टियन हाइजेंस ने दिया था, और ये एक डच भौतिक शास्त्री थे। हम लोग ध्यान रखेंगे 1678 ईस्वी में, आपके जानकारी के लिए। हालांकि ये नहीं पूछे जाते हैं कि कब किया गया था, ये ध्यान रखेंगे कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत को सर्वप्रथम जो है वो क्रिस्टियन हाइजेंस ने किया था, जो एक भौतिक शास्त्री थे। इसके अलावा आप देखिएगा कि बाद में जो है वो और भी कई सारे सिद्धांत आए जो ये मजबूत किया इस चीज़ को कि प्रकाश जो है उसकी प्रकृति जो होती है वो तरंग के रूप में होते हैं। कई भौतिक शास्त्रियों के ऐसे सिद्धांत थे, जैसे कि हम एक भौतिक शास्त्री की चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पे, थॉमस यंग। आप लोगों ने इस नाम को सुना होगा कि थॉमस यंग जो है उन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि प्रकाश का जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। और जब थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया, व्यतिकरण क्या है हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो व्यतिकरण के सिद्धांत से इस मान्यता को और मजबूती मिली कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो
तरंग के रूप में होती है। तो ये जो कंट्राडिक्शन था वो विज्ञान के क्षेत्र में लंबे अवधि तक बना रहा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तरंग के रूप में है कि कण के रूप में है। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति वाला जो है भौतिक कारक है, और वहाँ पे कण की प्रकृति भी होती है। ठीक, प्रकाश के जो सबसे छोटे कण होंगे जिसको आप फोटोन कहते हैं, जो प्रायः किताब में जब हम एक वर्ग की पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी क्लास के में जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो इस तरह से इसको हम कलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, उस चीज़ को एब्जॉर्व करना, उसको समझ पाना और फाइंड आउट कर पाना, फिर एक फ़िल्टर लगा पाना कि हम उन चीज़ों को जो है छांट पाएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये तो प्रकाश के बारे में हो गई। उसके बाद आइए कि प्रकाश की गति। तो सबसे पहले प्रकाश की गति के बारे में आपको किसने प्रकाश की गति के बारे में बताया, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव वे में उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो प्रकाश की गति का जो है वो सर्वप्रथम जो मापन है वो बृहस्पति ग्रह के जो है बीच, बृहस्पति के एक ग्रह है जहाँ पे दो ग्रहणों के बीच के समय अंतराल को मापकर प्रकाश की गति को निकालने का काम किया था। सर्वप्रथम रोमर ने किया था, और ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग। और प्रकाश की जो गति होती है, आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 3 × 10⁸ जो होती है ये प्रकाश की जो गति है। थ्री इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो होती है वो प्रकाश की गति होती है निर्वात में, जिसको माना जाता है कि प्रकाश की गति जो है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, जिसको कि अगर हम किलोमीटर में निकालेंगे तो 3 लाख किलोमीटर जो है वो प्रति सेकेंड जो होती है प्रकाश की गति होती है। और उसके अलावा जो होती है जो प्रकाशीय सघन माध्यम, विरल माध्यम, उस चीज़ को आप जान रहे होंगे, हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, केवल ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि सघन माध्यम में जो है वो प्रकाश की वेग जो है वो कम हो जाती है अपेक्षाकृत विरल माध्यम के। जबकि न्यूटन जैसे बड़े वैज्ञानिक ने जो है इसकी जो व्याख्या किया था, उन्होंने वहाँ पर जो कहा था वो उल्टा था, कि उन्होंने कहा था कि विरल माध्यम में प्रकाश की वेग जो होती है वो कम होती है, सघन माध्यम में अधिक होती है। लेकिन आज के समय में हम जानते हैं कि न्यूटन महोदय का जो कॉन्सेप्ट था वो इस बिंदु पर आके जो है वो गलत साबित हुआ था। ये बिंदु जो था उनका, उनके प्रकाश के सिद्धांत के बारे में वो गलत था। और जो जितने भी सघन माध्यम होंगे, जैसे आप देखिएगा पूछता है कि प्रकाश की जो वेग होती है वो सबसे कम कहाँ पे होगी, तो याद कीजिए कि प्रकाश की वेग जो है वो जितना सबसे सघन कौन सा पदार्थ है, हीरा, और इसलिए प्रकाश की वेग जो है वो सबसे कम जो है वो हीरा में हो जाएगा। और यही कारण है कि आप देखिएगा प्रकाश वो आपको विभिन्न तरह से वो जब उस पर प्रकाश किरण पड़ता है तो इतना सघन माध्यम है कि उससे प्रकाश किरण गुजर नहीं पाती है सामान्यतः, और वो विभिन्न एंगल पर जो है वो प्रकीर्णन का हो जाता है, जिससे कि वो अधिक चमकीला पदार्थ होता है, बहुत अधिक चमकता है हीरा। अब आते हैं हम लोग के जो प्रकाश के बारे में जो छोटी छोटी टर्म है कि प्रकाशीय दृष्टिकोण से पारदर्शक पदार्थ, अपारदर्शक पदार्थ, पारभाषक पदार्थ। उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप लोग जान रहे होंगे। जिनके आर पार गुजर जाए तो पारदर्शक पदार्थ, जिनके आर पार प्रकाश किरण नहीं गुजर पाया पारदर्शक पदार्थ, जिससे अंशतः गुजर पाए वो पारभाषक पदार्थ हैं, या आपको आत्मदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ, ये सब आप लोग जानते होंगे। किरण पुंज, इस एक पॉइंट की हम यहाँ पे जिक्र करते रहे, किरण पुंज, या इसको हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं। जो प्रारंभिक रूप में या जो विज्ञान विषय को चूँकि हमारे जो हालांकि नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें नौवीं क्लास से जो है वो विषय चुनने की बात जो है वो कही जा रही है, लेकिन जो इससे पहले की जो कोठारी आयोग की जो शिक्षा पद्धति रही है 10+3+2 की, तो उसमें देखिएगा कि विज्ञान विषय जो है वो 10वीं क्लास तक जो है वो सामान्यतः पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो आप विभिन्न स्ट्रीम में जो है साइंस स्ट्रीम या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड में कुछ बच्चे जो है वो कॉमर्स में चले जाते हैं। तो जो आर्ट्स से
जुड़ जाते हैं, अगर मैट्रिकुलेशन तक उनकी जो है बेसिक नॉलेज जो है अच्छी नहीं रहती है तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। फिर जो साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो निसंदेह थोड़े आसान हो जाते हैं। तो ये सब चलता है, लेकिन उनके लिए जो बिल्कुल प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि किरण पुंज मतलब होता है समूह, तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के का जो समूह है, प्रकाश किरणों का जो समूह है जो सीधी रेखा में गमन करता है उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। सामान्य रूप से समझिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं किरण पुंज: समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। ठीक है, जब आप देखिएगा कि जब प्रकाश किरणें इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल गति करे, समांतर गति करे, तो इसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। जब प्रकाश किरणें जो है वो किसी माध्यम में जो है आप देखिएगा किसी एक बिंदु पे आके संतृप्त होती है, जमा होती है, एकत्र होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और जब प्रकाश जो है वो किसी बिंदु से जो है वो दूर हटती है, ऐसे आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग जो है वो अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ये अपसारी किरण पुंज है, तो इसको ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा अभिसारी किरण पुंज है। जब किसी बिंदु पे जाके प्रकाश जो है वो जाके कट जाए, सभी प्रकाश किरणें कलेक्ट हो जाए, जमा हो जाए, तो उसको हम लोग जो है अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और जब किसी बिंदु से प्रकाश किरणें दूर हटने लगे तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश के मार्ग में हम अपारदर्शक वस्तु को रख देते हैं, इस तरह के वस्तु को, तो प्रकाश के विपरीत ओर जो है, जहाँ से प्रकाश स्रोत जो है उसके विपरीत ओर जो अंधेरा क्षेत्र बनता है, दरअसल उसी अंधेरा क्षेत्र को हम छाया कहते हैं, जो आप लोग जान ही रहे होंगे। मतलब छाया में हमें ध्यान ये रखना है, जहाँ अगर छाया से कौन से क्वेश्चन होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहली बात कि छाया की जो प्रकृति है कि छाया हमेशा प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है, ठीक ना। और छाया तब बनेगी जब प्रकाश किरण के मार्ग में जो है वो अपारदर्शक रुकावट को रखे। छाया बनने के लिए जो है वो एक पर्दा चाहिए, वो एक सरफेस चाहिए जहाँ पर कि छाया बन सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो छाया से क्वेश्चन बन जाते हैं वो आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो आपको ज्योग्राफी के क्लासेज में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो वहाँ पे किसकी छाया कहाँ पे पड़ती है, तो ग्रहण लगते हैं, किस स्थिति में जो है वो सूर्य ग्रहण लगते हैं, किस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगते हैं। सामान्यतः ध्यान रखेंगे कि जो पूर्णिमा के दिन जो होती है वो चंद्र ग्रहण लगता है, जबकि अमावस्या के दिन जो है वो सूर्य ग्रहण लगता है। उसके अलावा के जो अन्य घटनाक्रम है, अन्य प्रकाशीय घटनाक्रम है, जैसे अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, या फिर जो मानव नेत्र के बारे में, दृष्टिदोष के बारे में, या जो प्रकाशीय यंत्र हैं कुछ जैसे दूरबीन है या फिर सूक्ष्मदर्शी है, इन चीज़ों के बारे में, या प्रकाश के विवर्तन के बारे में, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस क्लास को ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।